हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज नई वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं निबंध के बारे में। और ये निबंध उनके लिए है जो आप शाम की मीटिंग में जाकर के पेपर देंगे, यानी कि 12th क्लास के लिए। ठीक है नी, 12th क्लास वालों के लिए ये दो निबंध यानी कि आज के ये वायरल प्रश्न हैं, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी कि ये जो निबंध है किस प्रकार से लिखा जाता है वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे कि निबंध को अगर बाई चांस आपका कोई भी निबंध आ जाए तो उस निबंध को लिखें कैसे। ठीक है नहीं, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब आपका शाम की मीटिंग में 12th वालों का क्या होने वाला है, हिंदी का पेपर होने वाला है। और हिंदी के पेपर में आपका इसमें से एक निबंध आएगा। मैं केवल तुम्हें दो निबंध बताऊंगा, केवल आप दो निबंधों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, आज के सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, ये निबंध है, इनको अवश्य तैयार करें ताकि आप उस बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। ठीक है नहीं, बहुत ही सिंपल भाषा में तैयार करना है, ज्यादा लेंथी नहीं खींचना है, हेडिंग बाई हेडिंग यानी कि स्टेप बाई स्टेप आपको वहां पर बना करके लिखना है। निबंध जो होता है उसे रटा नहीं जाता है, केवल उसको समझा जाता है। यानी कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाएगा, हेडिंग क्या होती हैं, यानी उनकी रूपरेखाएं क्या हैं। अगर आपको रूपरेखाएं पता होंगी तो आप निबंध लिख सकते हैं, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप केवल रूपरेखाओं को पकड़िए और निबंध अपने हाथों से लिखिए। ठीक है नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, बस आप निबंध लिख लेंगे। देखिए, ये जो दो निबंध हैं बोर्ड एग्जाम में आपके 95% आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनमें से एक निबंध आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इन निबंधों को अवश्य तैयार कर लें। ठीक है, अभी तो आपका शाम की टाइम मीटिंग में जाकर के पेपर होगा, तब तक आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं पहले भी कह रहा हूं कि निबंध को रटा नहीं जाता है, केवल समझना है कि क्या रहा है, और केवल तुम्हें रूपरेखाएं पकड़नी है और रूपरेखाओं को पकड़ करके आप निबंध लिखना। ठीक है, ज्यादा रूपरेखाएं नहीं, आपका लगभग 200 वर्ड में इसे पूछता है, 200-150 वर्ड में। देखो वहां गिनता नहीं है कि इसमें 200 वर्ड हो गए। ठीक है नहीं, वो तो अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें कितने शब्द होंगे। ठीक है नहीं, तो 200 वर्ड में आपका पूछता है। और ये जो प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में वो आपका 9 नंबर का आता है। कितने का आता है, 9 अंक का आता है। ठीक है, तो ये बड़ा प्रश्न है, इसलिए इसको अवश्य तैयार करें। अगर एक प्रश्न ये छूटेगा तो समझ लीजिए आपके 9 नंबर चले जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि हम तो निबंध ऐसे ही लिख देंगे, निबंध लिखने कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी होती है। ये बात सही है, निबंध लिखना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, परंतु निबंध लिखना कैसे है, कैसे वहां लिखा जाएगा, वो ज्यादा क्या करता है, मैटर करता है। ठीक है नहीं, ज्यादा डिपेंड करता है उस पर कि आप लिख कैसे रहे हैं। ठीक है नहीं, निबंध पर जो नंबर मिलते हैं वो उसी पर मिलते हैं कि आपने लिखा किस प्रकार से है। ठीक है, रूपरेखाओं में जो भी आपकी हेडिंग होती है उन हेडिंग के माध्यम से आपको निबंध लिखना होता है। ठीक है, तो निबंध लिखना ज्यादा कठिन नहीं होता है, बस ये देखा जाता है आपने लिखा क्या है। ठीक है नहीं, तो आपको सही भाषा का इस्तेमाल करना है, ज्यादा लेंथी नहीं खींचना है और हेडिंग बाई हेडिंग आपको समझना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, वो दो निबंध जो सबसे ज्यादा वायरल हैं, यानी कि सबसे ज्यादा, यानी कि पूछे भी गए हैं बोर्ड एग्जाम में, कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इस बार भी आने का चांस है। देखने में क्या जाता है, रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप इसको रट के जाइए। ठीक है नहीं, आपको बस इसको समझना है और बस वैसा ही के वैसा आपको वहां पर लिखना है। ठीक है, कुछ वर्ड होते हैं उन वर्डों को तैयार कर लेना है ताकि आपको वहां पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये 9 अंक का प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं, तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और बैक क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ये हिंदी नहीं, मैं ऐसे टॉपिकों की वीडियो बनाता हूं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आते हैं। ठीक है नहीं, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री से संबंधित जो भी मैं टॉपिक आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक है नहीं, तो आप उनको भी तैयार कर लेना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं निबंध, यानी कि ये जो निबंध है अंक 9 का पूछा जाता है। कितने का आता है, 9 अंक का ये निबंध आपका पूछा जाता है। कितने का पूछा जाता है, 9 अंक का पूछा जाता है। तो निबंध होता क्या है, ठीक है नहीं, निबंध के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी एक तरह से विवरण देना, यानी कि किसी भी चीज के बारे में। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे मान लीजिए आपने जब छोटी क्लास में होंगे तो कहते हैं गाय के ऊपर निबंध लिखिए, यानी गाय के ऊपर निबंध लिखिए, तो वो छोटी क्लास की बात हो गई। परंतु अब आप कहाँ हो, इंटरमीडिएट में आ गए हो, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको गाय वाला निबंध नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको वो निबंध लिखना है जो देश में क्या हो रहा है, ठीक है नहीं, देश में क्या चल रहा है, ठीक है नहीं, क्या समस्याएं हैं, उनके ऊपर जो निबंध आता है उसको तैयार करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, हम इन दो निबंधों को देखने वाले हैं। तो देखिए हम सबसे पहले निबंध की बात करेंगे जिसका नाम है बेरोजगारी।
पहला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप इसको अवश्य तैयार करके जाएं। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं 95% यानी कि बेरोजगारी पर निबंध आपका पूछा जा सकता है। बेरोजगारी पर निबंध आपका पूछा जा सकता है। देखिए बेरोजगारी पर निबंध कहेंगे कि निबंध काफी बड़ा लिखना पड़ता है। अब कैसे लिखा जाएगा, तो इसकी रूपरेखाएं होती हैं, उसी के माध्यम से आपको निबंध लिखना होता है। ठीक है नहीं, ज्यादा कठिन नहीं होता है, ज्यादा कठिन नहीं होता है। मैं अपने भाषा में अपने शब्दों में इसे यहाँ पर तैयार कराऊंगा। ठीक है नहीं, तो बेरोजगारी। और दूसरा आपका होता है कौन सा, वो होता है आपका आतंकवाद की समस्या। ठीक है नहीं, आपके आपके भारत के अंदर जो है आतंकवाद की समस्या क्या है, इसके कारण क्या हैं और इसको रोकने के उपाय क्या हैं, यानी कि हमें यहाँ पर सारा कुछ देखना होगा, तो इनकी रूपरेखाओं से भी देखना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं बेरोजगारी पर निबंध। ठीक है नहीं, तो बेरोजगारी पर किस प्रकार से निबंध लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके बाद उन रूपरेखाओं पर हेडिंग बना करके हमको निबंध लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं सबसे पहले कि देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा क्या होता है, देखिए रूपरेखा वो होता है जिस पर आपका निबंध लिखा जाएगा, जिनको लेकर के निबंध लिखा जाएगा। यानी कि वो हेडिंग है, जो भी तुम आप हेडिंग बनाते हो कि हेडिंग क्या बनाए, तो केवल आपको रूपरेखाएं तैयार करनी है। सबसे पहले रूपरेखाएं तैयार करनी है, फिर उसके बाद उस पर निबंध लिखना है। तो पहले आपको एक साइड से आपको पहले रूपरेखाएं सारी की सारी लिख लेनी है, जितनी आप रूपरेखाएं बनाना चाहते हैं। ठीक है नहीं, आप चाहो तो और भी बना सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई रूपरेखा चल रही हो बेरोजगारी से संबंधित, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो आपकी ली है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आप कितनी रूपरेखा ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 6 रूपरेखाओं को लिया गया है और 6 रूपरेखाएं आपको तैयार करनी है। ठीक है, सबसे पहले रूपरेखा क्या होता है, देखिए रूपरेखा वो जिस पर आपको निबंध लिखना है। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में आपका इतना लिखने का भी आपका 2 अंक मिलता है। कितना मिलता है, अगर आपका बेरोजगारी संबंधित आए तो अगर आप रूपरेखा लिखोगे केवल 2 अंक मिल जाएगा, इतने पे ही आपको 2 अंक मिलेगा। ठीक है, और आप जब इनके बारे में आप लिखोगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, जब आप इनके बारे में लिखोगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने कौन कौन सी रूपरेखाएं ली हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, जिसको आप इंट्रोडक्शन कहते हैं, कि बेरोजगारी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है नहीं, यानी कि एक तरह संक्षेप में कह देते हैं। ठीक है, दूसरा है बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी का अर्थ बताइए। ठीक है नहीं, तो अर्थ बताना है। ठीक है, तीसरा क्या है, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी होती है। ठीक है नहीं, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए जब आप लिखोगे ना, जब अभी मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ वास्तविक बड़ा सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, बेरोजगारी के दुष्परिणाम क्या होते हैं बेरोजगारी से, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है नहीं, क्या क्या मतलब हानि वगैरह होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। बेरोजगारी, अब देखिए आपका 5वां है बेरोजगारी दूर करने के उपाय। अब बेरोजगारी को दूर कैसे किया जा सकता है उसको। ठीक है ना, फिर उसके बाद है उपसंहार। उपसंहार का मतलब ये होता है यानी कि जो कुछ भी आपने इसमें तैयार किया है उसका छोटा सा एक रूप यहाँ पर बताइए बेरोजगारी के बारे में, वो यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, इस तरह से निष्कर्ष मान लीजिए, जो निष्कर्ष आप यहाँ पर देना चाहते हो। ठीक है, बेरोजगारी संबंधित तो वो होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको 6 ये तैयार करनी है। ये 6 आप जब तैयार कर लोगे तो मैं कह सकता हूं कि आप वहां पर निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा, सबसे मेन जरूरी बात तो यही है ना, जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप निबंध लिखो कैसे, निबंध कैसे लिखोगे बताइए। कि आप एक पन्ना बनाओगे और वहां से बेरोजगारी पे नंबर शुरू कर दोगे, बेरोजगारी ये है ये ऐसे करके लिखते जाओगे, नहीं, ऐसे कोई निबंध नहीं लिखा जाता है। ठीक है नहीं, निबंध लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, फिर बेरोजगारी का अर्थ लिखना है, फिर बेरोजगारी के प्रकार लिखने हैं। इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है हेडिंग बना करके। तो देखिए कुछ ज्यादा नहीं है, केवल इनको समझ लीजिए, इनको तैयार करो, केवल इतना ही याद करना है, बाकी का सब बना के लिखना है। किस प्रकार से लिखना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम इनके बारे में देखते हैं। आप इतना तैयार कर लेना, ठीक है, ताकि आप इनके ऊपर थोड़ा बहुत लिख सको। ठीक है, तो देखिए आपका लगभग ये पूछा जाता है, आपका 150 से 200 वर्ड में ये पूछा जाता है। तो कम से कम इतने वर्ड होने चाहिए। तो आप इतनी रेखाओं में जो दिखाई दे रही है आपको, इतनी हेडिंग दिखाई दे रही है, इतने में तो आपके वर्ड हो जाएंगे 200 या 150 वर्ड। ठीक है नहीं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना और बेरोजगारी का अर्थ के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ नंबर से सारी हेडिंगों को यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलते हैं। और इतना ध्यान रखना, रूपरेखा लिखना मत भूल जाना, क्योंकि रूपरेखा पर ही आपका निबंध लिखा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना की, फिर हम बात करेंगे बेरोजगारी का अर्थ क्या है, फिर हम बात करेंगे बेरोजगारी के प्रकार क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्रस्तावना और बेरोजगारी का अर्थ। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं। यहाँ पर देखिए तो आपको लिखना किस प्रकार से होगा वो यहाँ पर देखिए।
सबसे पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग लगानी है, प्रस्तावना, ठीक है नहीं। अब तो प्रस्तावना में क्या लिखना है, ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। ये मैंने आपको 3 हेडिंग ली है यहाँ पर, प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ और बेरोजगारी के प्रकार। जो मैंने आपको रूपरेखा में बताई थी वही हेडिंग है 3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि भारत की प्रमुख, देखिए जो बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी है क्या चीज, देखिए बेरोजगारी जो है एक समस्या है इस भारत की नहीं और भी अन्य ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसमें बेरोजगारी का क्या है, मातंग सा छाया रहता है, ठीक है नहीं। बेरोजगारी यानी वहां पर काफी जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, ठीक है, जिनके पास शिक्षा भी है फिर भी बेरोजगार रहते हैं, ठीक है नहीं। उन्हें अगर शिक्षा पा ली है तो उन्हें उस योग्यता के आधार पर काम नहीं मिलता है, ठीक है। तो वह देखिए प्रस्तावना में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका करते हैं। तो क्या है कि भारत की प्रमुख समस्याओं में बेरोजगारी एक सर्वाधिक गंभीर समस्या है। यानी कि जो बेरोजगारी है वो भारत की, देखिए भारत के अंदर और भी क्या है समस्या है, परंतु उसमें से सबसे ज्यादा महत्व जो देती है वो है बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या जो है आपकी वो है बेरोजगारी। अधिकांश लोग जो हैं इस भारत के अंदर अब भी क्या है, बेरोजगार हैं। वो शिक्षा तो पा लिए हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिल रहा है, ठीक है नहीं। भारत के अंदर जो समस्या है सबसे ज्यादा देखी जाती है, बेरोजगारी की समस्या भारत के अंदर सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो क्या है कि भारत की प्रमुख समस्याओं में बेरोजगारी एक सर्वाधिक गंभीर समस्या है, सर्वाधिक गंभीर समस्या है। पॉइंट बाय पॉइंट इसको पढ़ते चलना है कि भारत के अंदर जो समस्या है ना, उस समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जो है वो कौन सी है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। गंभीर मानिए इसको, गंभीर यानी कि इतनी झकझोर कर रखने वाली एक समस्या है कि इस महंगाई में घर का पालन पोषण करना बहुत कठिन होता है, ठीक है, जब काम ना मिले तो, ठीक है। जो शिक्षा पा लिया है वो भी क्या कर रहा है, बेंदारी कर रहा है, यानी कि मजदूरी कर रहा है जाकर के, ठीक है, समस्या है। स्वतंत्रता के बाद रोजगार की आशा की गई थी, जैसे कि हम पहले क्या थे, गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है नहीं, और भी हम यहाँ राजा महाराजाओं के क्या रहे, गुलाम रहे, ठीक है नहीं। तो उस समय हमको जो नहीं मिल पाया तो हमने सोचा कि अगर हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो शायद हमारे बेरोजगारी जो है क्या हुई, दूर हो जाएगी, ठीक है नहीं। हम रोजगार वक्त हो जाएंगे, यानी कि हमको रोजगार मिल जाएगा, ठीक है, हम घर का पालन सही से कर सकेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वतंत्रता के बाद रोजगार की आशा की गई थी परंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण, अब देखिए जनसंख्या तो बढ़ेगी भाई, जनसंख्या अब भी बढ़ रही है, ठीक है नहीं। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार कहां से मिलेगा, कहां से इतना मतलब विभाग का निर्माण होगा, नए नए विभाग सरकार बनाए, ठीक है नहीं, तो उसमें रोजगार मिले, ठीक है नहीं। परंतु जनसंख्या बढ़ेगी तो जमीन में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है नहीं। कृषि कहां करेगा, रहने की भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ठीक है नहीं। तो यानी कि समस्याएं बढ़ रही हैं, ठीक है। तो जनसंख्या के कारण बेरोजगारी और भी बढ़ गई। निर्धनता, अशिक्षा और रोग के का साथ बेरोजगारी लोगों के लिए एक भयानक समस्या बन गई। यानी कि आप समझ सकते हैं, निर्धनता, अशिक्षा और रोग के साथ, ठीक है नहीं, मतलब लोगों को शिक्षा तो मिल नहीं पाएगी भाई, इतनी महंगाई में कौन शिक्षा पाएगा, ठीक है नहीं। निर्धनता तो पहले से ही है, यानी कोई लोग गरीब हैं तो वो गरीब ही हैं, भाई अमीर तो हो नहीं सकते, ठीक है नहीं। कितनी भी मेहनत करें इस समय भारत के अंदर गरीब लोग कितनी भी मेहनत कर लें परंतु वो आगे नहीं बढ़ सकते। मजदूरी से केवल पेट भरा जा सकता है परंतु पैसा को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आज भारत के अंदर जो एक युवा है वो क्या है, एक नौकरी की तलाश में है कि कैसे भी करके एक नौकरी लग जाए। देखिए कहाँ जो बच्चा बीएससी किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ, वो क्या करता है कि ग्रुप डी की नौकरी के लिए क्या करता है, फॉर्म डालता रहता है, ठीक है। फिर भी इस भारत के अंदर वो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकाल पाता है इतनी मेहनत करने के बाद भी। और कभी कभी आती भी है, कभी कभी वैकेंसी आ रही है, मान लो ग्रुप डी वगैरह की आती है, चपरासी के पेपर के लिए भी मतलब क्या करते हैं लोग, फॉर्म भरते हैं, सोच लीजिए, ताकि एक नौकरी यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। परंतु इस भारत के अंदर ऐसी समस्या है बेरोजगारी की कि सबसे ज्यादा गंभीर समस्या मानी जाती है भारत के अंदर, ठीक है। क्योंकि अब ये चीज क्या है, भारतीय समस्या है, ये लोग नहीं समझेंगे, है कि नहीं। और ये समस्या को दूर करना है तो हमें पहले शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। और देश हमसे आगे क्यों है, क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव देखा जाता है, वहां शुरू से शिक्षा का क्या है, प्रकोप देखा जाता है, सबसे ज्यादा शिक्षा वहां पर है। इसलिए आज और भी देश जो है सबसे आगे हैं। हमारे देश के अंदर धर्म पर लड़ जाते हैं और बेरोजगारी पर कोई नहीं लड़ता, गरीब के लिए कोई लड़ता, अमीर के लिए क्या करेंगे, लड़ जाएंगे, ठीक है नहीं। मंदिर के लिए क्या करेंगे, यानी कि लड़ जाएंगे, सिर फोड़ देंगे अपना आपस में, परंतु बेरोजगारी के लिए कोई नहीं लड़ता। जो गरीब होगा उसके लिए भी कोई नहीं लड़ता, ठीक है। तो मतलब यह है कि मेरा ये मकसद नहीं है कि मंदिर नहीं होना चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए, परंतु इतना ध्यान रखें कि उसके साथ साथ जो क्या है, रोजगार का भी साधन होना चाहिए, जिससे इस देश की आर्थिक व्यवस्था सही हो सके, ठीक है नहीं। तो गरीब है तो गरीब ही रहेंगे, फकीर है भाई फकीर रहेंगे, ठीक है नहीं, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि और भी देश कहां तरक्की कर रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, है कि नहीं, वही देखिए।
तो यानी कि यह है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि शिक्षा तो हमें मिल नहीं पाई और निर्धनता तो हमारी बनी रही, ठीक है नहीं, और रोग रोग यानी कि बीमारियां जो आई तो लोगों ने शिक्षा नहीं पा पाई, घर की कुछ समस्या होती है, घर में कुछ परेशानी हो जाती है तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है नहीं। तो यानी कि जब इंसान टेंशन में रहेगा तो पढ़ाई वगैरह छोड़ देता है तो वो नहीं पढ़ पाता है, ठीक है नहीं। तो वही चीज है कि यहाँ पर बेरोजगारी लोगों के लिए एक भयानक समस्या बन गई। तो ये आपकी इंपोर्टेंट लाइन है, प्रस्तावना, इसको अवश्य तैयार कर लेना, ठीक है नहीं। देखिए एक बार तो पढ़ोगे तो बस उसी से हो जाएगा, ठीक है नहीं। क्या है कि भारत के अंदर जो बेरोजगारी है वो एक गंभीर समस्या है। लोगों ने आशा की कि स्वतंत्रता के बाद हमें क्या मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जनसंख्या बढ़ती गई जिससे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ती गई, ठीक है नहीं। निर्धनता, अशिक्षिता और तुम्हारी रोग के साथ साथ बेरोजगारी जो है क्या बन गई, एक गंभीर समस्या बन गई, ठीक है नहीं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरी हेडिंग है बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, ठीक है नहीं, बेरोजगारी का अर्थ क्या है। जैसे आप कहते हो विज्ञान, विधन ज्ञान, यानी कि विशेष प्रकार का ज्ञान, इसका अर्थ बोलते हैं, विशेष प्रकार के ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ऐसे ही बेरोजगारी का क्या अर्थ है, तो में हमने यहाँ पर समझाया है और इन्हीं शब्दों को आपको लिखना है, ज्यादा लिखने से कुछ होगा नहीं, काफी हेडिंग हो जाएंगे वर्ड, ठीक है नहीं। जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर, देखिए मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और उसको पढ़े लिखे जैसा काम ही ना मिले, और मिले कैसा रहा है, चपरासी काम मिल रहा है, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर काम नहीं मिलता है तो उस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है, उसी को कहते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी है योग्यता के आधार पर काम ना मिलना, उसे कहते हैं बेरोजगारी, ठीक है नहीं। जो हमारी योग्यता है उसके आधार पर हमें काम नहीं मिल रहा है, ठीक है नहीं, तो उसको कहते हैं बेरोजगारी, जिससे व्यक्ति व समाज में किसी का भी भला नहीं होता है, किसी का भी विकास नहीं होता, ना तो व्यक्ति का होगा उस व्यक्ति का और ना ही समाज का होगा, ठीक है नहीं। तो जब समाज और व्यक्ति का जब विकास ही नहीं होगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा। और देखो देश का विकास करना है तो यानी कि हमें थोड़े से मतभेद से बाहर निकलना होगा, हमें कुछ करना होगा, तभी कुछ होगा, नहीं कुछ नहीं हो सकता, समझेंगे नहीं। बेरोजगारी दूर करनी है तो संघर्ष करना पड़ेगा, शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे और देश जो हैं जापान, अमेरिका, बताइए हमसे आगे क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया है। और हमारे यहाँ का है, हमारे यहाँ लॉजिक से ज्यादा मैजिक पर विश्वास करते हैं लोग, क्योंकि उन्हें अगर जादू दिखा दिया ना जाए तो उस जादू के पीछे पड़ जाते हैं। लॉजिक पर विचार कोई नहीं करता है, ठीक है नहीं। साइंस पर कोई क्या नहीं करता है, मतलब गौर नहीं करता है, साइंस पर गौर नहीं करता है, लॉजिक देखता है, मैजिक देखता है, मैजिक, चमत्कार, ठीक है नहीं। तो चमत्कार से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है नहीं। आप अगर मान लीजिए अमेरिका हमारे ऊपर परमाणु बम फेंके तो हम क्या फेंकेंगे, जादू मारेंगे उसको, ठीक है नहीं। तो शिक्षा बहुत आवश्यक है, साइंस हमें लानी चाहिए इस देश के अंदर, साइंस से ही कुछ हो सकता है इस देश का, है कि नहीं। चलिए, तो बेरोजगारी का अर्थ समझ में आया क्या है, यानी योग्यता के आधार पर काम ना मिलना। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार की बात करते हैं। बेरोजगारी जो होती है वो स्थायी और अस्थायी होती है। अब अभी हम देखेंगे, तो यानी कि बेरोजगारी स्थायी नहीं है। अब मान लीजिए किसी को 60 साल की नौकरी मिल गई तो उसको तो हुई स्थायी, ठीक है नहीं। और किसी कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी स्थायी नहीं है, उस कंपनी से कभी भी उसे लात मार करके बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है नहीं। थोड़ी सी गलती होने पर भी उसे लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है नहीं। क्योंकि कंपनी में वो प्राइवेट संस्था है और वहां पर उन्हें काम चाहिए, अगर काम गड़बड़ हो जाता है तो उल्टी सीधी तमाम बातें सुननी पड़ती हैं, समझे कि नहीं। तो स्थायी और अस्थायी दोनों तरीका से है, ठीक है नहीं। इसमें तुम कहेंगे अर्ध बेरोजगारी क्या होती है। अर्ध बेरोजगारी वो होती है जैसे मान लीजिए किसी जो गांव के अंदर तुम देखेंगे तो खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं, कृषि वगैरह करने वाले लोग हैं, तो उनका जीवन यापन किस पे, कृषि पर आधारित है, व्यापार करने वाले लोग हैं। तो जब कृषि वगैरह होती है तो उन्हीं का कुछ समय के लिए उन्हें काम मिलता है, ठीक है नहीं, उसके बाद उन्हें काम नहीं मिलता है। तो यही समस्या यहाँ पे मैंने लिखी है, बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी स्थायी और अस्थायी होती है, और अर्ध बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर काम नहीं पाता, यदि काम मिल भी जाता है तो वह कुछ समय के लिए ही होता है, उसके बाद लोग फिर से बेरोजगार हो जाते हैं, यानी फिर से क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, समझे कि नहीं। तो ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट हेडिंग थी, मैंने अपनी भाषा में तैयार किया है, ठीक है नहीं, अपनी भाषा में इनको तैयार किया है। आप केवल इस प्रकार से लिख के आएंगे तो आपके पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है नहीं। अभी तो आपको मैंने 3 करवाई हैं, अभी मैं आपको 3 और यहां पर करवाऊंगा, ठीक है नहीं, 3 और हेडिंग। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। आगे जो हमारा आएगा वो आएगा कि बेरोजगारी के दुष्परिणाम क्या हैं, क्या क्या हानियां हैं और इसको दूर करने के क्या उपाय हैं, फिर उसके बाद हम उपसंहार देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे की हेडिंग है हमारी बेरोजगारी के दुष्परिणाम, ठीक है नहीं। बेरोजगारी से क्या क्या हानियां हैं उनको यहां पर हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहली हानि जो है वो क्या है कि शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी से निराशा,
यानी कि जो शिक्षित जो व्यक्ति हैं वो क्या है, बेरोजगारी से बड़ा परेशान है, ठीक है नहीं, बहुत ही परेशान है। उसके कारण वो क्या रहते हैं, यानी कि टेंशन में रहते हैं, तनाव रहता है, यानी मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, चिंता ज्यादा रहती है, ठीक है नहीं। तो मानसिक तनाव रहना और असंतोष बढ़ता है, ठीक है नहीं, किससे, बेरोजगारी से। ये इसका एक दुष्परिणाम है, आप समझ सकते हैं। यानी कि जो युवा पीढ़ी जो है वो जो शिक्षित हो चुके हैं उनके लिए बड़ी समस्या बन गया है बेरोजगारी, ठीक है नहीं। और उसके बेरोजगारी के चक्कर में मानसिक तनाव उनको हमेशा रहता है, जिससे क्या है कि यानी असंतोष उनके अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, पहली इसकी दुष्परिणाम है। दूसरा, राष्ट्रीय आय का घटना। जो भारतीय जो राष्ट्रीय आय है वो भी क्या हो रही है, निरंतर कम हो रही है। यानी कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है तो राष्ट्रीय आय कम हो रही है, ठीक है नहीं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ उद्योग वगैरह बहुत कम है, ठीक है नहीं, विदेशी कंपनियां भी यहाँ पर सबसे कम हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय घट रही है, ठीक है नहीं। मानते हैं नोएडा सेक्टर, जो नोएडा वगैरह है एरिया है, एनसीआर वगैरह, यहाँ पर कंपनियां हैं, ठीक है नहीं, जैसे हरियाणा, गुड़गांव वगैरह यहाँ पर कंपनियां हैं, इंडस्ट्री एरिया है ये, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को रोजगार मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, परंतु कब तक मिलता है, ठीक है नहीं, वो भी कंपनियां लोगों को बाहर निकाल देती हैं, ठीक है, नए रोजगार, नए लोग आते हैं, मतलब स्थायी नहीं है वो एक तरह से। और दूसरी बात यह है कि मान लो दूर दूर से लोग जाते हैं, एक ही जगह पर जाकर के रहने लगते हैं, ठीक है, तो वहां रहने में व्यवस्था, और दूसरी महंगाई वहां पर बढ़ रही है। शहरों के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, ठीक है नहीं। गांव के अंदर भी तो अब भी सही है, क्योंकि गांव के अंदर लोग क्या करते हैं, खेतों में अपनी सब्जियां वगैरह बो लेते हैं, और जो खेत से अनाज आता है उसे जो अन्न होता है उससे खाना बन जाता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से, परंतु शहर के अंदर अब भी जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वहां की महंगाई बढ़ रही है, ठीक है ना, शहर के अंदर, ठीक है। तो दूसरी, राष्ट्रीय आय घट जाती है इससे, यानी कि बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो उससे राष्ट्र की आय, जो राष्ट्रीय आय है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, वो डगामग हो जाएगी, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तीसरा है उत्पादन में कमी। जो उत्पादन है उसमें भी क्या होगी, कमी होगी, जिससे सामाजिक, राजनीतिक और अस्थिरता उत्पन्न होना, ठीक है नहीं, ये भी क्या है, इसका दुष्परिणाम है। यानी कि उत्पादन में कमी, जिससे क्या होगा, सामाजिक और राजनीतिक और अस्थिरता उत्पन्न होती है। क्या होती है? अस्थिरता उत्पन्न होती है, यहां लिखेंगे होती है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। आगे चौथा है कि परिवार को बढ़ती महंगाई में पालन पोषण ढंग से ना कर पाना, ठीक है नहीं, ये इसका दुष्परिणाम है, यानी कि बेरोजगारी का, ठीक है। और यहां पर आपका देख सकते हैं किस प्रकार से ये चीज लिखी गई है। यानी कि ये जो है बेरोजगारी के दुष्परिणाम हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला मैंने बता दिया था कि जो शिक्षित लोग हैं उनको रोजगार ना मिलने से उनके अंदर मानसिक तनाव हमेशा रहता है और असंतोष बढ़ता है उनके अंदर। दूसरा, राष्ट्रीय आय घट जाती है, ठीक है नहीं। और तीसरा है उत्पादन में कमी होती है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक और अस्थिरता उत्पन्न होती है। उसके बाद चौथा है परिवार को बढ़ती महंगाई में पालन पोषण ढंग से ना कर पाना, ठीक है। ये सब क्या है, तुम्हारे बेरोजगारी के दुष्परिणाम है। और भी आप लिख सकते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई में शिक्षा को ग्रहण ना कर पाना, ये भी क्या है, एक बेरोजगारी का दुष्परिणाम है, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति कर भी क्या सकता है, ठीक है नहीं, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये है क्या, बेरोजगारी के दुष्परिणाम है। आप बना के और लिखना चाहें तो बना सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया है। जब आपको ये हेडिंगें पता रहेंगी ना तो आप बना लोगे, ठीक है। आगे देखिए, अब जो बेरोजगारी आती है वो क्यों आती है, उसका कारण क्या है, देख समझिए। बेरोजगारी के कारण, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, समझिए, बेरोजगारी के कारण, ठीक है। तो पहला कारण है जनसंख्या का तीव्रता से बढ़ना। अब देखिए जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, कभी कभी आता है आपका निबंध आता है जनसंख्या के ऊपर, जनसंख्या वृद्धि पर निबंध, ठीक है नहीं। तो जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है इतनी जल्दी से, क्योंकि लोग अशिक्षित हैं, और अशिक्षित किसके कारण है, बेरोजगारी के कारण, ठीक है नहीं। जब बेरोजगारी होगी देश के अंदर तो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, और लोग पढ़े लिखे होंगे तो जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है नहीं। और नहीं तो आपको करना क्या होगा, जागरूक करना पड़ेगा, गांव गांव जाकर के प्रचार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनसंख्या का तीव्रता से बढ़ना, यह भी एक बेरोजगारी का कारण है। दूसरा, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, यानी कि लोग जो अब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, कृषि पर निर्भर रहेंगे लोग, ठीक है नहीं। तो कृषि पर भी अत्यधिक निर्भरता लोग रहते हैं, ठीक है। दूसरा, कुटीर एवं लघु उद्योग का पतन। कुटीर उद्योग कौन से होते हैं, जो कुटीर उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उन्हें कहते हैं कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है नहीं, क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहा जाता है। और जो बड़े उद्योग होते हैं वो इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है नहीं, वो अलग होते हैं। तो लघु उद्योग, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन, ठीक है नहीं।
आप समझ सकते हैं कि जब उद्योग ही नहीं होंगे तो काम कहां से मिलेगा, ठीक है नहीं। तो इनका जब पतन हो जाता है तो इसका मतलब ये कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ठीक है नहीं। तो आप देखिए कहीं कहीं पर भी इंडस्ट्री एरिया है, बाकी बहुत सारा क्षेत्र है डला यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है नहीं। आप जाएंगे गुड़गांव वगैरह यहीं पर आपको मिलेगा, बाकी और भी क्षेत्र हैं वहां नहीं मिलेगा। सबको रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां से लोगों को जाना पड़ता है, लगभग 200-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहां जाकर के क्या करना पड़ता है, उन्हें काम करना पड़ता है, ठीक है। और चौथा है अशिक्षितता का फैलना। अगर देखिए अशिक्षितता का फैलना इसका मतलब क्या है, यानी कि लोग अगर शिक्षित ही नहीं होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है नहीं। तो कारण क्या है, अशिक्षितता का फैलना, यानी कि उनके अंदर अशिक्षितता का फैलना, ठीक है नहीं, मतलब शिक्षा प्राप्त ना कर पाना, एक तरह से उसके बारे में है। तो ये क्या है, बेरोजगारी के कारण हैं। क्या है कारण, तो बेरोजगारी के दुष्परिणाम क्या होते हैं वो समझ में आए आपको, बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं वो आपको समझ में आए। बस इतना ही लिखते जाना है और बढ़िया बढ़िया राइटिंग में, हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है नहीं। देखिए कापी जो आ रही है, अब कापी ज्यादा बड़ी नहीं है आपकी, कापी बहुत छोटी सी कापी है। मैंने देखिए कापी में जैसे इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूं तो वहां पर क्या है, एक कापी है और जो कॉपी आपकी जो पेपर लिखोगे आप कॉपी लिखोगे तो वो कापी ज्यादा चौड़ी नहीं है। जो पहले आती थी चौड़ी कापी वो चौड़ी नहीं है, आपकी पतली सी कापी है और उसमें शायद 10 पेज होंगे। कितने होंगे, 10 पेज होंगे। पहले 32 पेज की थी, कितने की होती थी, 32 पेज की। परंतु अब मैंने देखा हाई स्कूल की जो है वो केवल कितने पेज की है, 10 पेज की है। यानी कहने का मतलब उसमें 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्न का दोनों करेंगे तो यानी 10 हो जाएगा। मैंने गिना है उसमें पेज, ठीक है नहीं। तो कितने का है, 5 प्रश्न का है, 5 प्रश्न है उसके अंदर। ऐसे हाई स्कूल वाले में 10 हैं, क्योंकि सॉरी इंटर वाले में, क्योंकि इंटर वाले में क्यों, क्योंकि इंटर में ज्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें ओएमआर नहीं है और हाई स्कूल में ओएमआर है, ठीक है ना, इसलिए वहां में कम हो गया है। तो काफी बहुत छोटी आ गई है, ठीक है नहीं। उसको सावधानी से देखिए, साफ साफ लिखना है और वहां तक आपका काम हो जाएगा, ज्यादा नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं, हमारे जो 2 हेडिंगें यहाँ पर रह गई हैं उनको भी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय और उपसंहार क्या होता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे की हेडिंगों को यहाँ पर देख लेते हैं। आगे की हेडिंग है हमारी बेरोजगारी दूर करने के उपाय। देखिए बेरोजगारी को दूर किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो समझिए पहला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। अब देखो जनसंख्या वृद्धि जो है उस पर अगर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो बेरोजगारी और भी बढ़ती जाएगी। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को यानी कि जो कुछ मिशन वगैरह होते हैं, यानी कि जागरूकता मिशन जो है उनको चलाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आगे इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है इसमें सरकार द्वारा नए विभागों का निर्माण करना। यानी कि सरकार जो है आप क्या करें, यानी कि देश के अंदर नए नए विभागों का भी निर्माण करें जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है। आगे तीसरा है शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। जो हमारे यहाँ का जो शिक्षा जो व्यवस्था है, यानी कि हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम जो है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, ताकि लोगों को सही बेहतर तरीका से शिक्षा प्राप्त हो सके और उन्हें बेरोजगारी से यानी कि रोजगार से संबंधित क्या देनी चाहिए, यानी शिक्षा देनी चाहिए कि यानी ताकि वो आगे चलकर अपना उद्योग वगैरह कुछ भी खोल सकें, ठीक है। ताकि उन्हें ऐसा मतलब नॉलेज मिलना चाहिए, ठीक। आगे है उद्योगों को, आगे है उद्योगों को जगह जगह पर स्थापित करना। यानी कि जो उद्योग हैं एक जगह नहीं होने चाहिए, यानी कि जगह जगह पर इनको करना चाहिए। यहां पर आपको लगभग तो ये आपके क्या है, इसके पॉइंट्स वगैरह हैं। आगे है आपका उपसंहार। उपसंहार क्या होता है, छोटे से शब्दों में इसको समझते हैं बेरोजगारी को क्या कैसे क्या है, ठीक है नहीं। अब इसको दोबारा से देखते हैं। उपसंहार, उपसंहार क्या होता है, यदि रोजगार परक शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जाए, यानी कि हमें जो शिक्षा देनी चाहिए वो किससे संबंधित होनी चाहिए, रोजगार से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है नहीं। कि रोजगार किस प्रकार से हम मतलब अपने उस पर कर सकते हैं उसके संबंध में होना चाहिए। उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाए, उद्योग जगह जगह खुलने चाहिए, ठीक है नहीं। सरकार उसको क्या देनी चाहिए, अनुमति देनी चाहिए और योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जाए, यानी कि जो योजनाएं आती हैं उनको सही ढंग से सुचारू रूप से लागू करना चाहिए। तो बेरोजगारी पर नियंत्रण संभव है, तो बेरोजगारी पर जो नियंत्रण है वो संभव हो सकता है, अन्यथा बेरोजगारी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जिससे देश का विकास संतुलित रूप से किया जा सकता है, इससे देश का विकास संतुलित रूप से किया जा सकता है अगर हम यहाँ पर रोजगार संबंधित जो शिक्षा है, यानी कि रोजगार परक शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा दें, ठीक है नहीं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे देश का भी क्या होगा, उससे विकास होगा और लोगों की भी आर्थिक स्थिति
ढंग से हो जाएगी, यानी कि सही हो जाएगी। ठीक है नहीं, तो वही चीज लिखा है इसमें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था आपका बेरोजगारी पर संबंधित निबंध, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 9 अंक का पूछा जाता है, और 9 अंक का मैं कह सकता हूं कि 95% आपका ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बेरोजगारी, क्योंकि भारत की एक समस्या है बेरोजगारी। ठीक है नहीं, तो उस पर निबंध आ सकता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं आतंकवाद की समस्या। ये दूसरा आपका निबंध है, आतंकवाद की समस्या, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं यहां पर हम आतंकवाद समस्या और समाधान। आतंकवाद समस्या और समाधान, इस पर आपका निबंध पूछ लिया जाता है। ठीक है नहीं, इस पर आपका निबंध पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा के मैंने बताया आपको 2 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं आपको? 2 अंक मिलते हैं रूपरेखा के। ठीक है, हेडिंग कौन कौन सी बनानी है आपको? अगर आपको ये हेडिंग पता है, रूपरेखाएं पता है, तो ध्यान रख लेना, आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। केवल आप इन रूपरेखाओं को तैयार कर लीजिए। पहली हेडिंग जो आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग है आतंकवाद से तात्पर्य। ठीक है नहीं, आतंकवाद से तात्पर्य क्या है? ठीक है नहीं, और तीसरी हेडिंग है आपकी आतंकवाद का कारण क्या है, कारण। ठीक है नहीं, क्यों फैल रहा है आतंकवाद? आतंकवाद जानते हो क्या होता है? आतंकवाद यानी आतंकी हमले वगैरह जो भी हैं। अब देखिए, आतंक घर में भी होता है। ठीक है नहीं, आतंक घर में भी तो होता है। ठीक है, और आप देखेंगे फिर आपका चौथा है भारत में आतंकवाद की गतिविधियां, कि हमारे भारत में कहां कहां आतंकवाद कहां कहां फैल रहा है, कैसे कैसे फैल रहा है, उसके बारे में। ठीक है, आगे है आतंकवाद का समाधान। आतंकवाद का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। फिर उसके बाद वही हेडिंग जो आपकी है उपसंहार। ठीक है नहीं, तो ये हमें इतनी हेडिंग तैयार करनी है। आपकी जो जितनी हेडिंग उसमें थी उतनी हेडिंग आपकी यहाँ पर 6 हेडिंग यहाँ पर भी है, 6 हेडिंग आपकी वहां पर भी थी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना और आतंकवाद से तात्पर्य के बारे में। फिर ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन रूपरेखा को तैयार कर सकें। तो चलिए मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं प्रस्तावना और आतंकवाद से तात्पर्य। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं यहाँ पर हम उन हेडिंगों की जो हमें बोर्ड एग्जाम में लिखनी है। तो ये किस प्रकार से लिखना है, केवल समझना है, केवल समझना है, बातों को सुनना है। ठीक है नहीं, चलिए सबसे पहला है हमारा प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना जी पहली हेडिंग है हमारी आतंकवाद समस्या और समाधान के लिए। तो इसके लिए हमारा अगर निबंध लिखने के लिए आए तो पहली हेडिंग हम किस प्रकार से लिखेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। तो प्रस्तावना, तो प्रस्तावना क्या है समझिए। आतंकवाद को थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन इसका है ना, आतंकवाद क्या चीज है उसके लिए। तो आतंकवाद एक ऐसी मानसिकता है, ये एक मानसिक विचार है हमारे अंदर जो पले हुए हैं। ठीक है नहीं, यानी कि हमारे अंदर क्या है, भेदभाव की भावनाएं पली हुई हैं, वही क्या है, आतंकवाद है। यही आतंकवाद को ही क्या करता है, जन्म देता है। यानी कि मनुष्य के विचार और मनुष्य के अंदर पनप रही हीन भावनाएं ही क्या करती हैं, आतंकवाद को जन्म देती हैं। किसको देती हैं, आतंकवाद को जन्म देती हैं। अगर आप लिखना चाहो तो केवल मेरी बातों को सुनिए, बस इन्हीं बातों को आप बोर्ड में ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए। ठीक है नहीं, यानी कि जो आतंकवाद क्या है, यानी कि आतंकवाद की उत्पत्ति जो होती है वो हमारे कहां से होती है, विचारों से होती है, हीन विचारों से होती है, जातिवादी से होती है, यानी हमारे अंदर पनप रही हीन भावनाओं से होती है, जिससे क्या होता है, आतंकवाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक मानसिक विचारधारा है। तो यानी आतंकवाद एक ऐसी मानसिकता है जिसके द्वारा लोगों के मध्य आतंक, भय, दहशत फैलाकर अपने लक्ष्यों को पूर्ण किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, लोगों को डरा धमका करके, ठीक है नहीं, क्या करते हैं, अपना काम निकालते हैं। ठीक है नहीं, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को कुछ करके, ठीक है नहीं, किसी को धमका करके, ठीक है नहीं, उससे उल्टा सीधा कर्म करवाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तभी देते हैं अंजाम आतंकवाद को। ठीक है नहीं, क्या देते हैं, आतंकवाद को। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो है आपने केस सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारा केस, दिल्ली के अंदर केस हुआ था। ठीक है नहीं, तो और भी तुम्हारे केस हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यानी कि जातिवादी कीड़ा जो लोगों के अंदर पनप रहा है, उसके कारण क्या करते हैं, वो मानवता को भूल जाते हैं और व्यक्तिगत विचार को मतलब क्या कहा जाता है, भूल जाते हैं, भाईचारा को भूल जाते हैं। सब इसी देश के नागरिक हैं, सब भूल करके क्या करते हैं, ऐसे हिंसात्मक क्या करते हैं, कृत्य करते हैं। ठीक है नहीं, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है
इसके देश के अंदर आतंकवाद को जन्म मिलता है, यानी आतंकवाद की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप ये काम करोगे तो और भी जो और भी हैं उनके अंदर भी ये विचारधारा जाएगी, ठीक है नहीं। इसलिए ये जो आतंकवाद है ये क्या है, ये एक विचारधारा है, लोगों की मानसिकता है, यानी कि गिरी हुई मानसिकता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। लोगों के अंदर पनप रही है, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना। आतंकवाद क्या है, एक मानसिकता है। आतंकवाद एक ऐसी मानसिकता है जिसके द्वारा क्या होता है, लोगों के अंदर भय मतलब भय बढ़ना, यानी कि धमकी देना, ठीक है नहीं, या मतलब दहशत फैलाना, ठीक है नहीं, यही क्या है, आतंकवाद है। और उसके माध्यम से अपना काम निकलवाना, ठीक है नहीं। बहुत सारे केस सुने होंगे, जैसे रेप वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, धमकियां दे दे के होते हैं, ठीक है नहीं। आपने किसी का क्या कर लिया, यानी कि वीडियो बना लिया और उसी से वीडियो से क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और उल्टे सीधे कृत्य करते हैं, ठीक है। जब पता पड़ता है कि अब क्या है कि हमारा भंडा फूटने वाला है, तो वो क्या कर देते हैं, उस व्यक्ति को क्या करते हैं, हिंसात्मक रूप से, यानी हम क्या करते हैं, हिंसा करते हैं उस व्यक्ति की जिसके साथ उन्होंने गलत काम किया है, ठीक है नहीं। तो ये क्योंकि वो उनका भंडा फोड़ने वाला होता है, उस वक्त उनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, आतंकवाद है, एक तरह से देश के अंदर पनप रहा है, घर के अंदर भी है। दहेज के चक्कर में क्या करते हैं, घर में ही क्या करते हैं, जो उनकी जो बहू होती है उसको ही क्या कर देते हैं, जला देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक आतंकवाद है, यानी कि घर के अंदर भी पनप रहा है। तो लोगों के अंदर, अरे घर की क्या कहो, लोगों के अंदर विचारों में पनप रहा है आतंकवाद। पता नहीं पास पड़ोसी जो बैठा है वो किस विचार से बैठा है, ठीक है नहीं, क्या करने वाला है नहीं पता है। आपके पास जो भी बैठा है उसके विचारों को तुम पढ़ नहीं सकते, ठीक है नहीं, फिर भी सतर्क रहना चाहिए, ठीक है नहीं, ये चीज होती है। तो क्या है, मध्य मतलब क्या होता है कि आतंकवाद एक ऐसी मानसिकता जिसके द्वारा लोगों के मध्य आतंक भय दहशत फैलाकर अपने लक्ष्यों को पूर्ण किया जाता है, यानी अपने लक्ष्यों क्या करते हैं, पूर्ण किया जाता है। यह भारत में ही नहीं बल्कि सभी महाद्वीपों में फैला हुआ है। ये हमारे देश में नहीं है, अन्य भी देशों के अंदर भी है। पाकिस्तान हो गया, देखिए अमेरिका के अंदर भी है, और भी है, हर जगह होता है, एक जगह नहीं है, ठीक है नहीं। काफी जगह हैं यहाँ पर, मतलब देश हैं यहाँ पर आतंकवाद है, ठीक है नहीं। वहां का नियम कानून ही अलग है, ठीक है नहीं। ये भारत में ही नहीं बल्कि सभी महाद्वीपों में फैला हुआ है, जिसमें भारत आतंकवाद से ज्यादा पीड़ित है। अब देखिए सभी देशों में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है, हमारा भारत है, क्योंकि इसकी मानसिकता देखिए, इसकी मानसिकता पढ़ाई में नहीं लगती, आतंकवाद में ज्यादा लगती है, उल्टे सीधे विचारों में ज्यादा लगेगी, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, यानी कि इसकी मानसिकता अगर देखी जाए, भारत के अंदर के लोगों की मानसिकता वो उल्टे विचारों पर ही जाती है, इसलिए देश हमारा पीछे है। हमारी विचारधारा जो है बहुत गिरी हुई है। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आतंकवाद। देखिए एक आधी महीना ऐसा गुजरता है जब केस ना आए, कोई ना कोई केस आ ही जाता है हर साल, या मान लो साल में 2 4 10 12 केस आ ही जाते हैं देश के अंदर, कि रेप का केस होता है, कोई कहीं मार दिया, कोई कहीं कर, यानी ये क्या है, सब आतंकवाद है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है नहीं। तो ये हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा है, ठीक है। जिसके पड़ोसी देश पाकिस्तान के भारत से संबंध कभी अच्छे नहीं रहते हैं। अब देखिए जो हमारा देश पड़ोसी है, पड़ोसी देश है हमारा, जो पड़ोसी देश है, उस पड़ोसी देश पाकिस्तान के हमारे भारत से संबंध कभी अच्छे नहीं रहते हैं। अभी थोड़ा सा हंस रहा है, थोड़ी देर बाद क्या करने लगेगा, आतंक करने लगेगा, बम फोड़ने लगेगा, ठीक है नहीं, कोई घूमने जाएगा उसी के ऊपर बम फेंक देगा, ठीक है नहीं, गोलियों से मार देगा, जाति पूछी जाएगी, धर्म पूछा जाएगा, उसको गोली से भून दिया जाएगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो यानी ये क्या है, ये पाकिस्तान पड़ोसी देश जो है, इसके संबंध कभी हमारे भारत से अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है नहीं। बेशक इसी देश का हिस्सा है, परंतु इसके अंदर देखिए विचारधारा देखिए, इसके अंदर की भावनाओं को देखिए, ये इस देश से ही टूटा हुआ है और इसी देश पर क्या करता है, बम फेंकता है, अत्याचार करता है, ठीक है नहीं। जिसके पड़ोसी देश पाकिस्तान के भारत से संबंध कभी अच्छे नहीं रहते हैं। पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता, ये तो हमें पता है, पाकिस्तान जीत नहीं सकता है, ठीक है नहीं, परंतु भारत को सदैव क्षति पहुंचाता रहता है, यानी कि उसे पता है, यानी कि बाप के आगे बेटा कभी नहीं जीत नहीं सकता, ठीक है नहीं, यानी कि बाप के आगे बेटा कभी नहीं जीत सकता, फिर भी क्या करता है, उल्टे सीधे कृत्य करता रहता है, ठीक है नहीं। तो क्या है, जो भी अटैक वगैरह जो होते हैं भारत पर होते हैं, वो पाकिस्तान पड़ोसी देश सबसे ज्यादा करता है, ठीक है नहीं, आपने देखा होगा। तो यानी कि ये है कि यानी कि जो पता है कि भारत जो है, भारत से जो हमारा पाकिस्तान देश है, ठीक है नहीं, तो पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता, परंतु भारत को सदैव क्षति पहुंचाता रहता है। आतंकवाद को लोगों और देशों ने हथियार बना लिया है। अब देखिए जो आतंकवाद है उसको लोगों ने क्या कर लिया, एक हथियार बना लिया है, हथियार है ये आतंकवाद, ठीक है नहीं, आतंकवाद यानी कि दहशत फैलाना, ये भी क्या एक हथियार है, दिखाई नहीं देता है, यानी कि इसको पकड़ा भी नहीं जा सकता,
ठीक है नहीं, पता नहीं कहां जाके क्या बम फोड़ देगा, ठीक है नहीं, क्या कर देगा, ठीक है। यानी कि लोगों के अंदर पनपता है आतंकवाद, बाहर नहीं हो रहा है, अंदर है, ठीक है नहीं, शैतान अंदर सो रहा है, ठीक है नहीं, वही बाहर निकल के आता है जब एकदम आता है, तब कहते हैं वो आतंकवादी, यानी एक तरह से, ठीक है। तो यानी कि आतंकवाद को लोगों ने क्या कर लिया है, हथियार बना लिया है। तो ये थी इसकी प्रस्तावना है, क्या है इसकी प्रस्तावना, केवल समझ लीजिए। मैंने बताया था कि ये क्या है, एक ऐसी मानसिकता है जो लोगों के अंदर दहशत फैलाती है, भय फैलाती है, जिससे अपने मन माना आचरण करने के लिए क्या करते हैं, लोगों को विवश करती है, ठीक है नहीं। आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान पड़ोसी देश है, ये हमारे देश के अंदर नहीं है, काफी देशों के अंदर है, ठीक है नहीं। तो ये काफी महाद्वीपों में भी फैला हुआ है, परंतु सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है, हमारा भारत पीड़ित है। आपने देखा होगा पाकिस्तान पड़ोसी देश है, उसके कभी भी संबंध हमारे भारत से सही नहीं रहते हैं, वो कभी ना कभी कोई ना कोई बम फोड़ ही देता है, ठीक है नहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई अटैक कर ही देता है, ठीक है। तो पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे जीत नहीं सकता, फिर भी उल्टे सीधे कृत्य करता ही रहता है, हिंसात्मक कार्य करता ही रहता है, ठीक है नहीं। तो ये क्या बन गया, एक हथियार बन गया है, देश के अंदर हो या देश से बाहर हो, इंटरनेशनल हो, कुछ भी हो, अब एक हथियार बन गया है आतंकवाद। आतंकवाद दहशत फैलाना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आतंकवाद का तात्पर्य क्या है, इसकी थोड़ी सी मतलब डेफिनेशन वगैरह अगर देखेंगे तो क्या होता क्या है आतंकवाद, ठीक है ना, थोड़ा समझेंगे इसको। आतंकवाद उस प्रवृत्ति को कहा जाता है जिससे लोग अपनी उचित तथा अनुचित बातों को मनवाने के लिए घोर हिंसात्मक कार्य करते हैं। यानी कि आतंकवाद उस प्रवृत्ति को कहा जाता है जिसमें क्या करते हैं, लोग अपनी उचित और अनुचित बातों को मनवाने के लिए हिंसात्मक कार्य करते हैं। हिंसात्मक कार्य यानी कि ऐसे नहीं तो इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है नहीं, क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम करवा देंगे, लड़वा देंगे, ठीक है नहीं, या किसी को ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है नहीं, उसके अंदर भय पैदा करेंगे। तो ये क्या है, सब ये क्या है, अपनी बातों को मनवाने का एक हथियार है आतंकवाद, ठीक है नहीं। तो अपनी बातों को मनवाने का क्या है, आतंकवाद का एक हथियार बन चुका है, ठीक है नहीं। तो वही चीज यहां पर मैंने लिखा है, यानी कि उचित और अनुचित बातों को मनवाने के लिए घोर हिंसात्मक कार्य करते हैं। कौन, मतलब जो कोई भी लोग हैं उनकी बात चल रही है, ठीक है नहीं, जिनके अंदर ये पनप रहा है, ठीक है नहीं। और राजनीतिक नेता भी, जो राजनीतिक नेता भी कम मत समझिए, राजनीतिक नेता भी ऐसा ही काम करते हैं, क्या करते हैं, सत्ता पाने के लिए झूठ बोलेंगे आपसे, ठीक है ना, सत्ता पाने के लिए झूठ बोलेंगे, ये सरकार ये कर रही है, सरकार ने ये खा लिया, सरकार ने ये कर दिया, यानी कि ये है कि सत्ता पर ही बम फोड़ेंगे। सत्ता पाने के लिए, सरकार पाने के लिए क्या करेंगे, मतलब ये है कि अपना विपक्षी जो दल होता है वो उन पर क्या करता है, मतलब उल्टे सीधे घिनौने आरोप भी लगाता है, ठीक है नहीं। देखिए यहाँ बात वहां तक सही रहती है जो रोजगार पर हो, ठीक है नहीं। अब उल्टे सीधे अपराध लगाना, ये करना वो करना, तो ये सब बेकार की बात होती है। आप केवल पार्लियामेंट में गए हो तो केवल हक की बातों को करने के लिए गए हो, ना कि फालतू बातों को, ठीक है, कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये वाला मंदिर होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, ये कुछ नहीं, ठीक है नहीं। देश की सुरक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, देश के अंदर रोजगार किस प्रकार से आना चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो कुछ विपक्षी दल जो होते हैं वो रोजगार की बात करते, कुछ घिनौना कृत्य करते हैं, क्या करते हैं, समाज में जाएंगे, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, आपस में लड़वाएंगे, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो राजनीतिक नेता भी अपनी सत्ता के लिए विपक्षी दलों और सरकार को नीचा दिखाने के लिए आतंकवादी गैर कानूनी ढंग से अथवा हिंसा के माध्यम से सदैव प्रयास करते रहते हैं, यानी कि ताकि सरकार ढह जाए, ठीक है ना। तो ये क्या थी, आतंकवाद का तात्पर्य है, समझ लीजिए इसको एक बार दोबारा से, पीछे वीडियो को करके दोबारा से पढ़ लीजिए कि आतंकवाद क्या है। कि आतंकवाद एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिससे क्या करते हैं, जिससे लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए, उचित और अनुचित बातों को मनवाने के लिए हिंसात्मक कार्य करते हैं, ठीक है नहीं, हिंसात्मक कार्य करते हैं। और राजनीतिक नेता भी विपक्षी दलों पर घिनौना आरोप लगा करके सत्ता को ढहने की बात करते हैं, ठीक है नहीं। तो यही क्या है, वो क्या है, आपका आतंकवाद का तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से आपको लिखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं आतंकवाद का कारण और आतंकवाद का भारत में गतिविधियां किस प्रकार से हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे की हेडिंग हमारी जो है वो है आतंकवाद का कारण, आतंकवाद फैल क्यों रहा है, ठीक है नहीं, आतंकवाद का कारण क्या है फैलने का। चलिए आतंकवाद का मुख्य कारण निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या कारण है मुख्य। पहला है राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है नहीं, राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि राजनीतिक स्थित नहीं है, आपको पता है बदलती रहती है राजनीति, मतलब कभी किसी के ऊपर राजनीति होती है, कभी धर्म के ऊपर होती है, कभी किसी के ऊपर होती है, मतलब ये कि राजनीति जो है स्थिर नहीं है, ठीक है नहीं, एक डायरेक्शन में नहीं है, देश की बात नहीं करती, कभी धर्म की बात करती है तो कभी किसी की बात करती है, ठीक है, कभी देश की बात करती है। तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक अस्थिरता है अभी हमारे अंदर, इसलिए आतंकवाद फैल रहा है, ठीक है। दूसरा
धार्मिक कट्टरता, यानी कि लोगों के अंदर ये भावनाएं फैल चुकी हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो धर्म के प्रति ज्यादा क्या है लोग आकर्षित हैं, ठीक है नहीं। और यही क्या है, यहीं से हमें क्या होता है, आतंकवाद का जन्म होता है, जब लोगों के अंदर खुद के धर्म को श्रेष्ठ बताने की ज्यादा क्या होती है, जिज्ञासा होती है कि हमारा धर्म सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है नहीं। कट्टरता के कारण भी क्या होता है, आतंकवाद फैलता है, जो लोगों के अंदर ये बैठा रखे हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है और उसका धर्म नीचा है, ठीक है नहीं। तीसरा है सामाजिक आर्थिक असमानता। सामाजिक आर्थिक असमानता यानी कि सामाजिक आर्थिक असमानता यानी कि लोगों के अंदर जो है, समाज के अंदर आर्थिक स्थितियों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है नहीं। क्योंकि बेरोजगार ज्यादा है ना, इसलिए बेरोजगारी ज्यादा है, इस कारण से क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, असमान है, इस कारण से क्या हो रहा है, आतंकवाद फैल रहा है। चौथा है समाज में जाति वर्ण व्यवस्था। जाति फैल बना चुकी है, देखिए इतनी सारी जातियां बना दी, पता नहीं किसने बनाई थी जाति, 6639 जातियां बनाकर तैयार कर दी। बताइए इतनी जातियों को बनाने से हुआ क्या, क्या होगा इनसे, बताइए। और भी देशों में कहीं जातियां हैं, नहीं है ना, तो अमेरिका के अंदर जाती है ना, जापान के अंदर जाती है, हमारे देश के अंदर क्या है, ये वर्ण व्यवस्था है, इसलिए तो क्या हो रहा है, एक दूसरे में क्या होता है, लड़ाई होता रहता है, ठीक है नहीं। पड़ोसी देश देखते होंगे तो वो भी हंसते होंगे कि ये भारत देश कैसा है कि खुद के ही लोगों पर अत्याचार करते हैं, ठीक है नहीं। पड़ोसी देश जो मतलब देखते होंगे, मतलब सुनते होंगे, तो ठीक है नहीं, क्या कहते होंगे। तो ये लोगों के अंदर ये चीजें हटनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि समाज में जाति वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, इस कारण से। लास्ट में है आपका गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है नहीं। गरीबी और बेरोजगारी भी क्या है, इसकी एक समस्या है आतंकवाद की। लोग अगर गरीब होंगे तो भाई वो ऐसे काम करने के लिए राजी हो जाते हैं जिससे उनको ज्यादा पैसे मिल सके, ताकि उनका घर चल सके, ठीक है नहीं। तो मतलब ये थोड़े से पैसों में ही उल्टे सीधे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है नहीं। कौन, मतलब जो गरीब लोग हैं, ठीक है। गरीब लोगों को नहीं पता है कि ये सही है क्या है, पर उनको बस अपना ये पता है कि मुझे पेट भरना है, घर क्या चलाना है, ठीक। तो ये सभी क्या है, आतंकवाद के मुख्य कारण हैं। चलिए, तो ये कारण आपको समझ में आए। इसके बाद देखिए कि भारत में आतंकवाद की गतिविधियां देखिए, कहां कहां से कहां तक फैला हुआ है आतंकवाद, ठीक है नहीं। गतिविधियों को समझिए यहां पर, तो समझिए आतंकवाद भारत में अति तीव्रता से आगे की ओर बढ़ रहा है। अभी तुमने देखा है आतंकवाद मतलब ये अपनी चरम सीमा पर है, बढ़ता जा रहा है, आतंकवाद कम नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो आतंकवाद भारत में अति तीव्रता से आगे की ओर बढ़ रहा है। लोग धार्मिक कट्टरता के कारण एक दूसरे के सदैव विरोधी रहते हैं, यानी कि लोगों के अंदर धर्म के प्रति इतनी आस्था हो गई है कि वो उनको अपनापन दिखाई नहीं देता, यानी कि अपना भाई दिखाई नहीं देता। अरे धर्म कोई अलग नहीं है, बस यह है कि यानी कि अलग अलग हम उनको समझ रहे हैं, ठीक है नहीं, अलग अलग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है आपके अंदर, जैसे कहते नहीं, देखिए एक बार क्या हुआ था, एक ऋषि थे जिनका मैं बता देता हूं, गौतम बुद्ध, यानी कि बौद्ध भिक्षु रहते थे एक बाहर गांव के अंदर। तो एक राजा जो थे, वो राजा जी कहाँ गए, गांव में घूमने के लिए गए। गांव में जब घूमने के लिए गए तो क्या हुआ, उनको एक कुत्ते ने काट लिया, उनको एक कुत्ते ने काट लिया। जब कुत्ते ने काट लिया, राजा घर पर आए और उन्होंने आदेश दिया मंत्रियों को कि गांव के जितने कुत्ते हैं सबको मरवा दीजिए, गांव के जितने कुत्ते हैं उनको सबको मरवा दीजिए। तब मंत्री ने कहा कि महाराज जब एक कुत्ते ने काटा है तो सब कुत्तों को सजा क्यों दी जाए। उन्होंने कि नहीं, सब कुत्तों को मरवाओ। तब मंत्री ने कहा तो महाराज एक काम कीजिए, ऐसे नहीं, एक काम करो, एक ऐसा महल बनवाओ जिसमें शीशा लगे हों, उसके अंदर कुत्ते को छोड़ दीजिए। अगर कुत्ता सुबह सुबह तक जीवित रहता है तो ठीक है, निकाल के फेंक दीजिए उसे, ठीक है। नहीं तो राजा ने ऐसा ही किया और उसने एक महल बनवाया और उस महल के अंदर एक कुत्ते को, मतलब गांव के जितने कुत्ते थे धीरे धीरे नंबर से लाते गए और उन कुत्तों को उसके अंदर बंद करते गए। सुबह देखते थे तो कुत्ता मर जाता था, क्योंकि भाई कुत्ता अंदर जाएगा तो वहां सारे शीशों में उसकी शक्ल दिखाई देगी, उसके समान ही कुत्ता दिखाई देगा, ठीक है नहीं। तो यानी कि उसका मतलब ये कुत्ते, आप वहां पर एक कुत्ता भौंक रहा है तो उसको डर लगने लगा और भयभीत होकर के कुत्ता जो था वो अपने प्राणों को त्याग देता था। इसी प्रकार सारे कुत्तों को उसने क्या कर दिया, मरवा दिया, कोई भी कुत्ता नहीं बचा। अब देखिए, अब आपका जब मंत्री ने, राजा ने कहा कि सारे कुत्ते मर गए, तो मंत्री ने कहा नहीं महाराज एक कुत्ता और रह गया है। गांव के बाहर एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनका एक कुत्ता और है। अब जो बौद्ध भिक्षु थे उनका कुत्ता बहुत समझदार था, ठीक है नहीं। वहां पहुंचे और उनसे कहा कि महाराज ने आपके कुत्ते को एक रात के लिए शीश महल में रहने के लिए, यानी कि महल जो बनवाया था उसमें रहने के लिए कहा है। बौद्ध भिक्षु बहुत विद्वान थे, वो समझ गए कि यानी कुत्ता जाएगा, जिंदा नहीं आएगा। उन्होंने कहा एक बात करो, एक काम करो, 2 घंटे बाद आना। जब उनको भेज दिया, वापस भेज दिया,
तब कुत्ते को उन्होंने समझाया कि देख, उन्होंने एक लाल पट्टी बांध दी कुत्ता के गले में और टीका लगा दिया और एक दर्पण ला करके रख दिया सामने और कहा, देख अपनी शक्ल को, ये तू है इसमें, अगर तुझको लाल टीके वाले कुत्ते दिखाई दे तो भौंकना मत, चुपचाप बैठ जाना, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बौद्ध भिक्षु ने उसको समझा करके, जब मंत्री आया उसको ले गया और ला करके उस महल के अंदर रखा, तो उन्होंने कहा, देखा कि जब कुत्ता ने देखा कि ये तो मैं ही हूं, जितने भी दर्पण दिखाई दे रहे उसमें मैं हूं, सब में मैं ही दिखाई दे रहा हूं, कुत्ता आराम से बैठ जाता है और सुबह होता है तो कुत्ता मरता नहीं है, कुत्ता जिंदा निकलता है, ठीक है नहीं। तो देखिए जो कुत्ते मर गए वो कौन है, वो ये सोच रहे थे कि ये धर्म मेरा नहीं है, ये धर्म उसका है, ये धर्म उसका है, ये सब क्या है, एक कुत्ते की तरह है, यानी कि आपस में ही क्या हो रहे हैं, लड़ मर रहे हैं एक तरह से, ठीक है नहीं। कोई धर्म अलग नहीं है, सब धर्म एक ही है, ठीक है नहीं। देखिए चाहे ईसाई धर्म वाला हो, चाहे कोई भी धर्म वाला हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब अपनी बहन को बहन मानते हैं, माँ को माँ मानते हैं, ठीक है नहीं। चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, तो धर्म अलग कहाँ है, धर्म एक ही है। जिसकी तुम पूजा करते हो, मान लीजिए किसी को भी मानते हो, वो उसके आधार पर उन्होंने माना है वो उसको मानते हैं, कोई भी धर्म अलग नहीं है। बस बात वो है कि कुत्ते ऐसी हालत हो गई है कि हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मारते जा रहे हैं, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज है यहाँ पर, लोगों के अंदर क्या होती है, धार्मिक कट्टरता के कारण क्या होता है कि ये एक दूसरे के विरोधी बने रहते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, और अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता के लिए, अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता के लिए हिंसात्मक कार्य भी करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक नेता धर्म के साथ मिलकर राजनीति करते हैं, और जो राजनीतिक नेता भी जो हैं, देखिए यहाँ का पूरा बाजा ही खराब है। नेता भी जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, धर्म को लेकर चलते हैं ताकि उनको वोट मिल सके, ठीक है नहीं। वोट बैंक बनाते हैं, बाबा को खड़ा कर देते हैं, बाबा को आगे कर देते हैं, मतलब जो बाबा होते हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं, यानी उनको सुरक्षा देते हैं, ठीक है नहीं, सुरक्षा देते हैं और उनसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा भीड़ को जोड़िए ताकि वोट बैंक बन सके। तो क्या करते हैं, धर्म को लेकर चल रहे हैं। अब जो राजनीति रह गई है वो धर्म पर आधारित रह गई है, धर्म कहीं नहीं रहा है। धर्म जो है अब वो राजनीति बन गया है, धर्म नहीं, वो राजनीति बन गया है और वो हिंसात्मक रूप में है अभी, ठीक। तो यानी कि हम मिलकर राजनीति करते हैं जिससे लोगों के अंदर असंतोष फैलता है और आतंकवाद का जन्म होता है। हमने पिछले 2 दशकों में भारत के अंदर जैसे पंजाब, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है नहीं, और जम्मू कश्मीर आदि में आतंकी घटनाएं देखी हैं। आपने देखा होगा कि जो पंजाब हो गया, पंजाब के अंदर हो गया, ठीक है नहीं, जम्मू कश्मीर हो गया और बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर काफी सारे आतंक हमने देखे हैं, ठीक है नहीं, बहुत सारे आतंक होते हैं, ठीक है नहीं। वो क्यों हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, धर्म के ऊपर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो हो रहे हैं वो धर्म के ऊपर हो रहे हैं, ठीक है नहीं। तो घटनाएं देखिए, इस बढ़ते आतंकवाद के कारण बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, मुश्किल हो गया है। आतंकवाद की तेज रफ्तार 1990 के बाद हुई है। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये आपको लास्ट में मैंने यहाँ पर पंक्तियों को लिख दिया है, तो समझ में आया कि भारत में आतंकवाद की गतिविधियां क्या है। देखिए कहां से कहां तक चल रहा है, ठीक है नहीं, धर्म से लेकर यानी कर्म से लेकर धर्म तक सब में क्या है, मतलब क्या है, आतंकवाद है। कर्म कर रहे हैं तो आतंकवादी ऐसा, धर्म कर रहे हैं तो आतंकवादी ऐसा। धर्म कहाँ है, कर्म कहाँ है, कहीं नहीं रहा, ना तो गीता का कोई सार रहा है। गीता को मानेगा कौन, क्योंकि एक दूसरे को धर्म को नीचा दिखाने वाले कभी गीता की बातें नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या है तुम्हारा, ये है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आतंकवाद का कारण क्या है, भारत में आतंकवाद की गतिविधियां क्या है, उसको मैंने यहाँ पर समझाया है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, हमारी 2 हेडिंग यहाँ पर रह गई हैं, आतंकवाद का समाधान और उपसंहार, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टूडेंट अब आगे बात करते हैं आतंकवाद का समाधान। आतंकवाद का समाधान किस प्रकार से हो सकता है वो देखिए। आतंकवाद को रोकने के लिए हमारी भारत सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखना चाहिए, ठीक है नहीं, यानी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़े से कड़े कानून होना चाहिए, कड़े से कड़े नियम कानून होना चाहिए, यानी सख्त कानून होना चाहिए एक तरह से, ठीक है, जिससे हिंसा करने वाले को हिंसा करने से पूर्व 100 बार सोचना पड़े, ठीक है नहीं। भारत सरकार को अपनी सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक बनाना चाहिए और साइबर सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। जो साइबर क्राइम होते हैं, आपने देखा किसी की बैंक से पैसा निकल गए, यानी कुछ भी हो सकता है, तो इनको रोकना चाहिए, ठीक है, ब्लैकमेल करना, इन ये चीजें, यानी सोशल मीडिया पर ज्यादा पाबंदी लगाना चाहिए, नियम कानून को सख्त कर देना चाहिए। आजकल जो भी ज्यादा आतंक फैल रहा है वो किससे फैल रहा है, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे कृत्य हो रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया को गंदा करके फेंक दिया है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया पर ऐसे मतलब भद्दे गाने और भद्दे जो चलचित्र हैं उनको दर्शाना नहीं चाहिए, ठीक है नहीं, ताकि लोगों के अंदर ये विचार उत्पन्न ना हो।
ठीक है। तो कुछ विचारों से भी होता है, देखिए आतंकवाद का जन्म विचारों से ही होता है, ठीक है। तो वही है कि भारत सरकार को अपनी सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक बनाना चाहिए, ठीक है नहीं, और साइबर सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए और लोगों को कट्टरपंथी के विचारों से बचाने के लिए, जो लोगों के अंदर कट्टरपंथी यानी धार्मिक कट्टरता उनके अंदर पैदा हो रही है, उससे बचाने के लिए शिक्षा जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना चाहिए, यानी अभियान चलाना चाहिए गांव गांव जाकर के, ताकि लोगों को बता सकें कि इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है। और भी बढ़ावा देना चाहिए। वैसे अभियान होते हैं सरकार के, परंतु और ज्यादा कड़े कानून तरीका से, नियम से इसका मतलब क्या करना चाहिए, अभियान को चलाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर ये चीज बैठ सके, ठीक है। मैंने देखा है, आते हैं लोगों को थोड़ा बहुत समझाया चले गए, इसी प्रकार से होता है। कोई ज्यादा सख्त मतलब वो नहीं होता है कि लोगों को ज्यादा फोर्स किया जाए ताकि वो इस ऐसे काम को करने से मतलब क्या हो, डरें, ठीक है नहीं। उनको थोड़ा सा ऐसे बताना चाहिए ताकि वो उस समझ सकें कि हाँ कोई ऐसे की नियम कानून बने हुए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा के बताना चाहिए ताकि लोगों के अंदर ये दहशत फैले कि यानी कि सरकार क्या कार्रवाई हम पे कर सकती है अगर हम ये काम करेंगे तो, ठीक है, इस प्रकार से। आगे आप देखते हैं उपसंहार। उपसंहार क्या होता है, संहार के बारे में बात करते हैं तो ये सब में हेडिंग होती है, तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा है छोटा सा ही। तो आतंकवाद हिंसा का प्रयोग करके, आतंकवाद हिंसा का प्रयोग करके भय उत्पन्न करना और दूसरों को कुछ मांगों का पालन करने के लिए मजबूर करना, यह निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि आतंकवाद जो है नुकसान ही पहुंचाता है और समाज में असंतोष फैलाता है। आतंकवादी अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाते हैं। यहां पर आगे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहां पर जन धन की ज्यादा से ज्यादा हानि हो सके, ठीक है। आतंकवादी जो होते हैं वहीं पर क्या करते हैं, निशाना बनाते हैं। तो ये है इसका उपसंहार, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये था आतंकवाद के ऊपर निबंध, जो मैंने आपको 6 पंक्ति यानी कि 6 हेडिंगों में आपको करवाया है, रूपरेखाओं में करवाया है। बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको क्लियर कराया है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में ये 2 जो मतलब निबंध हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आपके अक्सर आ सकते हैं। मतलब कई बार आए भी हैं, ऐसी बात नहीं, कई बार आए हैं, कई बोर्डों में आए हैं, पेपर में आए हैं, बोर्ड पेपर में, ठीक है ना। तो इस बार भी आ सकते हैं। केवल देखने में क्या जाता है, किस प्रकार से निबंध बनाए जाते हैं वो आपको पता पड़ा। रूपरेखा को लिख करके हेडिंग पहले बनाइए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, ताकि आपके दिमाग में क्या हो, वो बातें आती जाएं जो तुम लिखना चाहते हो, ठीक है नहीं। जब हेडिंग ही नहीं पता होगी तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले रूपरेखा बनाइए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका निबंध। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने 2 निबंधों को आपको क्लियर कराया है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अब हम मिलेंगे फिजिक्स के जो पेपर होगा उसके वीडियो में, यानी कि टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।